नमस्कार। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में आपसे कहा था कि हम पंचांग या कहें कैलेंडर, कालंधर, इनसे संबंधित एक श्रृंखला आरंभ कर रहे हैं। तो आज मैं एक श्रृंखला आरंभ कर रहा हूँ। इस श्रृंखला में पहला जो कैलेंडर सिस्टम है, जो पंचांग सिस्टम है, जो तिथि, वार, नक्षत्र, योगकरण भारतीय सभ्यता में है, ऐसा ही और सभ्यताओं में भी महीने, दिन, महीनों की संख्या, दिनों की संख्या एक महीने में, ये आदि सारे गणित रहे हैं। तो यह चर्चा सर्वप्रथम मैं रोमन कैलेंडर जो कि जूलियन कैलेंडर था, से आरंभ करूँगा। अब यहाँ आपका प्रश्न अवश्य ये होगा कि जब हम विक्रम संवतीय पंचांग प्रयोग करते हैं, शक संवतीय पंचांग प्रयोग करते हैं, तो क्यों आरंभ जूलियन कैलेंडर से किया जा रहा है, जो कि रोमन आधारित कैलेंडर है। तो मैं आपको बताऊं, आप गणितीय गणना आज ज्योतिष में जन्मपत्री आदि से संबंधित या तिथि, वार, नक्षत्र, योगकरण के लिए जो भी आप गणित करते हैं, उसके लिए आप जो भी उपकरण प्रयोग कर रहे हैं, चाहे वो कंप्यूटर है, चाहे वो मोबाइल है, चाहे वो लैपटॉप है, उसमें जब आप गणना दिनों के संदर्भ में करते हैं, तो आपकी आधुनिक विज्ञान पर निर्भरता यह कारण बना देती है कि आपको पहले गणित उनके आधार पर करना होगा, यानी उन्होंने कैसे वर्ष का क्रम रखा है उसको हमें फॉलो करना होगा, उसके बाद हम अपने वर्षों में जा सकते हैं। तो ये बात तो प्रचलित है कि जूलियन कैलेंडर जो था वह रोमन राज्य का था और उनका बहुत विश्व के बहुत बड़े भूभाग पर अधिकार रहा है, और इसके बाद ब्रिटिश का भी अधिकार बहुत बड़े क्षेत्र पर आया, तो कैलेंडर बदलते रहे। तो इतिहास के साथ, तर्क के साथ मैं आरंभ करता हूँ सबसे पहले कैलेंडर के बारे में, जो कि जूलियन कैलेंडर है। तो देखिए, आपने शेक्सपियर का ग्रंथ भी सुना होगा, जूलियस सीजर। तो ये जो जूलियन राजा थे, ये 46 ईसा पूर्व, यानी ईसा का जो संवत है, मैं उसकी अभी बात नहीं कर रहा हूँ, 46 ईसा पूर्व जूलियस सीजर द्वारा ये कैलेंडर शुरू किया गया। अच्छा, उस समय राजाओं का एक प्रथा रही है कि राजा अपने नाम को जीवित रखने के लिए, सदैव जीवित रखने के लिए एक ईयर सिस्टम या संवत सिस्टम आरंभ कर देते थे। तो जूलियन कैलेंडर जो था, वह जूलियस सीजर की सोच के साथ बना कि वो उनका नाम हमेशा अमर रहे। अब देखिए, इसमें दो प्रकार के वर्ष होते थे। एक वर्ष जिसमें 365 दिन होंगे और एक वर्ष जिसमें 366 दिन होंगे। अब 365 और 366 दो प्रकार के हो गए। अब देखिए, ये जूलियस सीजर का भी इतिहास क्या है। जूलियस सीजर का भी इतिहास थोड़ा सा इस प्रकार का है कि जूलियस सीजर आरंभ तो अपना जीवन एक पादरी, एक पुजारी के रूप में ही किया था, परंतु सेना में आने के बाद इन्होंने काफ़ी विस्तार किया, बहुत राज किया। राज करने के बाद अपना नाम मशहूर करने के लिए, प्रख्यात रखने के लिए, जिंदा रखने के लिए इन्होंने इस कैलेंडर का आरंभ किया। उस समय इनका राज्य ब्रिटेन, फ्रांस, स्पेन, एशिया और ऐसे कई इलाकों में था। परंतु जब भी ऐसा कुछ होता है कि कोई राजा, कोई प्रतापी राजा ज़्यादा शासन कर लेता है, तो उसके खुद के ही साथी कुछ ना कुछ ऐसा षड्यंत्र करते हैं कि वो अधिक समय तक नहीं जी पाता, या उसको उसके ही लोग मार देते हैं। और हमारे पृथ्वीराज चौहान और जयचंद का भी ये किस्सा है। और इसी प्रकार ये जो जूलियस सीजर थे, इनके सीनेटरों ने एक चर्चा के दौरान इनको 23 बार चाकू मारकर मार दिया। तो इस संवत का आरंभ वहां से हुआ। तो जूलियन कैलेंडर सिस्टम हमें सबसे पहले जानना होगा। अब ये चला कब तक? ये चला लगभग ईसा से 1600 वर्ष तक, मतलब ईसा के समय से लगभग 46 साल पहले से लेकर 1582 तक, 5 अक्टूबर 1582 तक यह जूलियन कैलेंडर चलता रहा। अब देखिए, इस जूलियन कैलेंडर के बाद 5 अक्टूबर 1582 को जो ग्रेगोरियन पोप 13 है, ग्रेगोरियन, उन्होंने क्या किया, उन्होंने इस मान को, जो कि हम दो प्रकार के वर्ष कह रहे थे, 365 दिन और 366 दिन, तो हम कह सकते हैं कि 4 वर्ष में एक वर्ष का अगर एवरेज मान निकाले तो 365 दिन दशमलव 25 वर्ष का एक वर्ष निकला। परंतु इन्होंने क्या किया, इसको अधिक शुद्ध किया। इन्होंने क्या किया, इसे 365 दिन दशमलव 2422, यह इन्होंने मान माना कि एक वर्ष का मान यह होता है। तो यह एक तरीके से कहिए कि उन्होंने ग्रेगोरियन कैलेंडर जो बनाया, वो जूलियन कैलेंडर का एक करेक्शन था, एक मतलब उसमें सुधार के साथ बनाया।
साथ ही इनके यहाँ 10 दिन का अंतर, जो 5 अक्टूबर 1582 का वाक़या है कि जब इन्होंने यह जाना कि इनके कैलेंडर में 10 दिन का अंतर आ रहा है, तो इन्होंने उस तारीख को 15 अक्टूबर 1582 बोल दिया और 10 दिन इन्होंने उसमें से हटा दिए। तो इस प्रकार भी इसमें अंतर होते रहे हैं और एक सिद्धांत 1700 में भी आया था कि 28 फरवरी को 10 दिन की जगह 11 दिन जोड़ दिए जाने चाहिए और 18वीं शताब्दी में 28 तारीख को 12 दिन, 19वीं में 13 दिन और क्योंकि 2000 सन 2000 में, क्योंकि सन 2400 से भाग हो जाता है, इसलिए इस वर्ष कोई नहीं जोड़ा जाएगा, तो 13 दिन ही जोड़े जाएंगे। तो इस प्रकार से शुद्धिकरण वर्षों का इनके यहाँ यह सिस्टम रहा है। अब इसके बाद मैं बात करूं कि इनका जो ग्रेगोरियन कैलेंडर हम यूज़ करते हैं, इस कैलेंडर सिस्टम में जो महीनों के नाम हैं उनका आधार क्या है। तो देखिए, सबसे पहला जो महीने का नाम है वह है जनवरी। यह रोमन देवता जेनस के नाम से है। अच्छा, जेनस के बारे में कहा जाता है कि उनके 2 चेहरे हैं। अच्छा, हमारे क्या होता है कि हमारे भगवान का एक चेहरा इधर है, एक चेहरा इधर है, एक इधर है। तो इनके जो जेनस है उनका एक चेहरा इधर और एक पीछे है, मतलब एक आगे और एक पीछे है। तो इनके बारे में ये विचार कहा था कि यह एक सर से वर्ष को, आने वाले वर्ष को देखते हैं और एक सर से पीछे जाने वाले वर्ष को देखते हैं। तो इनको लैटिन में जनअरिस भी कहा गया है, जो बाद में हिंदी भाषा में आज हम इसे जनवरी बोल रहे हैं। इसके बाद दूसरा महीना जो आरंभ हुआ वह है फरवरी। ये शब्द भी लैटिन भाषा से संबंध रखता है। इससे जो अर्थ है वह है शुद्धि की दावत। अब देखिए, 15 फरवरी को ऐसा प्रचलन तब हुआ करता था कि लोग दावत किया करते थे, देवी देवताओं की पूजा करते थे और संतान उत्पत्ति की कामना भी करते थे। तो ये माह इस प्रकार से रहा है। अच्छा, ये जो मार्च है, मार्च का महीना रोमन के देवता मार्स के नाम पर दिया गया है। अच्छा, पहले के समय में जो इनका वर्ष है वो मार्च से ही आरंभ होता था। अब आप समझिए, आज भी हमारा जो विक्रम संवतीय पंचांग है उसमें भी वर्ष मार्च से ही आरंभ होता है और यहाँ भी उनका वर्ष इस मार्च माह से ही आरंभ होता था। अच्छा, इससे अगला है अप्रैल। अप्रैल में क्या होता है कि उस टाइम समय बसंत का सा मौसम होता था, कलियां खिल जाती थीं। परंतु एक समस्या इन्होंने देखी। इन्होंने क्या समस्या देखी कि कुछ समय बाद ही इस अप्रैल माह में बसंत का मौसम नहीं रहता था। तो इन्होंने वर्ष में, जो कि पहले 10 महीने थे, 2 महीने और जोड़े और 12 महीने का एक वर्ष बनाया। अच्छा, इससे अगला माह है मई। मई रोमन देवता मरकरी यानी बुध जिन्हें बोलते हैं, उनकी माता मैया के नाम पर रखा हुआ है, जिसका अर्थ होता है बुजुर्ग रईस महिला। ओके, इससे अगला है जून। इसमें यह कहा जाता है कि जूनो, ये एक देवी थी जूनो, जो कि जीएस की पत्नी थी, तो उनके नाम पर इस माह का नाम रखा गया है। अगला माह है जुलाई। अब देखिए, जुलाई माह का नाम जुलाई इसलिए रखा है क्योंकि जूलियस सीजर की जन्म एवं मृत्यु दोनों ही जुलाई माह में हुई थी, इसलिए इसे जुलाई नाम दिया। अगस्त, जूलियस सीजर के भतीजे थे अगस्टस। अगस्टस सीजर ने क्या सोचा कि चलो जूलियस सीजर के नाम से जूलियन कैलेंडर है, तो क्यों ना मैं अपना नाम भी मशहूर करता हूं। तो उन्होंने अगस्टस नाम से इस महीने का नामकरण किया, जो आज अगस्त हो गया है। सितंबर लैटिन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है 7, क्योंकि ये साल का 7वां महीना था, परंतु आज ये 9वां है। तो मैंने अभी आपको अप्रैल में बताया था कि 2 महीने बाद में जोड़े गए बीच में, तो यह पहले 7वां महीना होता था जिसका नाम सितंबर है, और अब ये 9वां हो गया है क्योंकि 2 महीने बीच में जोड़ दिए गए। अक्टूबर भी लैटिन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है 8, क्योंकि ये 8वां महीना था और पहले महीने सिर्फ 10 होते थे, तो जब 2 महीने और जोड़ दिए तो यह 10वां महीना हो गया। ऐसे ही नवंबर को भी 9वां ही कहा जाता है, ये 9th है, 9वां महीना क्रम से, परंतु आज ये 2 महीने जोड़ने से 11 है। और दिसंबर का भी अर्थ 10 ही होता है, परंतु 12वां महीना होने पर भी इनके नाम नहीं बदले गए। तो देखिए, कुछ बदलाव नहीं हुए हैं, समय से यह बदलाव होने चाहिए थे, परंतु बदलाव से क्या होता है, आपको इतिहास से परिचय होता है, तो वह इतिहास से परिचय ना कराते हुए इन नामों को रख लिया गया है। अब मैं इस विषय को आगे लेके चलता हूं कि ठीक है, आज हमने जूलियन कैलेंडर
ग्रेगोरियन कैलेंडर, इन कैलेंडर के बारे में चर्चा करी। और इनका मैं अभी स्पष्ट रूप से फिर पुनः बताना चाहूँगा, इनका प्रयोग आज गणित की रीति जो भी कंप्यूटर या लैपटॉप से आप कर रहे हैं, उसमें यह बहुत आवश्यक है। उसमें आपको यह कैलेंडर फॉलो ही करना पड़ेगा, तभी आप अपने भारतीय कैलेंडर सिस्टम पर कार्य कर पाएंगे। चलिए, अब इससे अगला, भारत का संवत कौन सा है? क्या भारत में कभी संवत नहीं हुए? क्या भारत का इतिहास इतना महान नहीं है, इतने बड़े बड़े राजा नहीं हुए हैं कि जिनके नाम से संवत हुआ करते होंगे? तो अवश्य ऐसा हुआ है। तो भारत का जो प्राचीनतम संवत हुए हैं वो हुए कालाब्ध, षष्ठी संवत और वामन संवत, जिनको आज जाने की आज से कितने वर्ष पूर्व थे? तो ये लगभग 1 अरब वर्ष पूर्व से थे। अब इसके बाद जो अभी जानकारी में आपको मालूम पड़ेगा, अगर आप थोड़ा सा अध्ययन करेंगे, तो युधिष्ठिर संवत, कलयुग संवत, श्री कृष्ण संवत, ये आसपास के ही हैं। कहा जाता है कि श्री कृष्ण संवत पहले आरंभ हुआ, उसके 125 वर्ष बाद युधिष्ठिर संवत आरंभ हुआ। कहा तो ये भी जाता है कि युधिष्ठिर जब राजा बन गए थे और उन्होंने, महाभारत का युद्ध जब हो गया, तो उसके 36 वर्ष बाद उन्होंने अर्जुन के पौत्र थे, उनको राजा बनाने के साथ इस संवत का आरंभ किया, युधिष्ठिर संवत का। और ये जो संवत है, युधिष्ठिर संवत और कलयुग संवत और श्री कृष्ण संवत, ये आसपास ही हैं। परंतु आज के समय में यदि मैं बात करूं कि कलयुग को आरंभ हुए कितने वर्ष हो चुके हैं, तो कलयुग को आरंभ हुए 5123 वर्ष आज तक हो चुके हैं। तो यहां अगर मैं कलयुग संवत की बात करूंगा तो मैं लिखूंगा 5123 कलयुग संवत चल रहा है, यानी ईयर चल रहा है। अच्छा, इसके अलावा हमारे यहाँ कौन से संवत आरंभ होते हैं? देखिए, मैंने पंचांग और संवत 2 बातें करी। वर्ष का क्रम जो है वही संवत कहलाता है, और वर्ष का क्रम ही पंचांग का आधार है कि पंचांग में आप वर्ष की गणना कैसे करते हैं। तो जूलियन कैलेंडर में उनके वर्षों की संख्या थी, ग्रेगोरियन में, क्योंकि आज मैं आपसे यदि पूछूं आज कौन सा वर्ष है, तो आप बोलेंगे 2023। ये कौन सा है? ये ईसवी है, ये ईसवी है। इसी प्रकार हमारे सभ्यता में, भारतीय सभ्यता में ये संवत रहे हैं, जैसे कलयुग संवत रहा। अब देखिए, कलयुग संवत के भी बहुत वर्षों बाद, हजारों वर्षों बाद 2 संवत जो हमारे यहाँ 2 महान राजाओं की वजह से हुए, जिसमें से पहला है विक्रम संवत, जो कि ईसा से 57 वर्ष पूर्व आरंभ हुआ। अब ये ईसा से 57 वर्ष पूर्व आरंभ होने का से हम इसकी गणना कैसे करते हैं? तो देखिए, आज मैं आपको बड़ा आसान सा बताऊंगा कि जैसे आज सन है 2023, अगर आपसे ये पूछा जाए कि आज कौन सा विक्रम संवत है, तो आप क्या करें? 2023 में 57 जोड़ दें। क्यों जोड़ना है? क्योंकि यह ईसा से 57 वर्ष पूर्व आरंभ हुआ, तो यह हमेशा ईसवी सन जो भी होगा उससे 57 अधिक होगा। तो 2023 में 57 जोड़ेंगे तो 2080 मिलेगा। परंतु क्योंकि हमारे यहाँ वर्ष मार्च और अप्रैल में ही आरंभ होते हैं, है ना, जब चैत्र शुक्ल पक्ष प्रतिपदा होगी, मेष संक्रांति भी हो रही होगी, उससे 2-3 दिन पहले ही हमारा नव संवत्सर आरंभ होता है। तो हम ये कहेंगे कि मार्च 2023 के बाद हम इस संवत को 2080 संवत कहेंगे, जिसका कि नाम अभी जो संवत चल रहा है मार्च तक, वह है 2079 संवत हमारा चल रहा है। और हमारे यहाँ बृहस्पति के विभिन्न राशियों में विचरण करने के आधार पर भी संवत के नाम रखने की प्रक्रिया है। जैसे 12 राशियां हैं, और इन 12 राशियों में जब बृहस्पति विचरण करते हैं 12 वर्ष में, इस प्रकार से 60 नाम दिए गए हैं संवतों के। उन 60 नामों को 12 से भागित क्रम में रखेंगे तो इस प्रकार से 60 तरीके के नाम संवत्सरों के आते हैं। तो अभी जो संवत है, जो कि 2079, इस संवत का नाम है राक्षस। और अब दूसरे संवत की बात करते हैं, शक संवत। हमारे यहाँ यह भी प्रचलन में है। शक संवत ईसा से 78 वर्ष बाद आरंभ हुआ। तो अगर मैं एक संबंध स्थापित करना चाहूं कि विक्रम संवत और शक संवत में क्या संबंध है, तो इन दोनों में 135 वर्ष का अंतर है। या
मैं इसको इस प्रकार भी कह सकता हूं कि जो ईसवी सन है उसमें से 78 78 आप घटा दीजिए तो आपको शक संवत मिल जाएगा। तो जो वर्तमान शक संवत है वह 1944 है इस समय, 1944 1944। और इस संवत का, शक संवत का, उसी बृहस्पति के राशि भखंड के आधार पर जो नाम है वह शुभकृत है। तो इस प्रकार से हमने संवतों के बारे में चर्चा करी, परंतु आगे आने वाली वीडियोस में हम हिजरी कैलेंडर और हमारे जो विक्रम और शक कैलेंडर है इनके आधार पर भी हमारे यहाँ बहुत प्रकार के कैलेंडर प्रचलन में रहे हैं, जैसे कि भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर, और इसके अलावा बापूदेव शास्त्री का कैलेंडर सन 1600 में भी चला है। तो ऐसे बहुत कैलेंडर रहे हैं जिनके बारे में मैं आपसे चर्चा करूंगा, बताऊंगा उनमें क्या अंतर है और उनमें गणित का भेद क्या है। अगले वीडियो में आते हैं जल्दी। धन्यवाद।